और प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम क्लास 12th हिंदी के अंतराल पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता से लिए गए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं आपका फर्स्ट टर्म एज अ MCQs हुआ था, लेकिन सेकेंड टर्म में आपसे आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आपको लिखने होंगे। तो इसी क्रम में मैंने अपने पिछले वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, मैंने अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता पाठ को आपको बहुत अच्छे से समझाया था। इस वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर समझने जा रहे हैं। ये प्रश्न उत्तर जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो पहला प्रश्न इस तरह से है, मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रेनेसां के बहुत पहले हो गए। पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किया? तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे राजा प्राचीन काल में हुए, उन्होंने पानी के प्रबंध के लिए बहुत सारे उपाय किए थे। इस प्रश्न के उत्तर में आपको बताना है कि उन्होंने पानी के प्रबंध के लिए क्या क्या, रखरखाव के लिए क्या क्या उपाय किए। तो मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज जैसे राजा यूरोप के रेनेसां से बहुत पहले हो गए थे। रेनेसां मतलब यूरोप की क्रांति। वे पानी के रखरखाव के प्रति सतर्क थे। उन्होंने समझ लिया था कि पठार पर पानी को रोके रखना होगा। इसके लिए उन्होंने तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनवाईं, ताकि बरसात के पानी को रोक कर रखा जा सके और धरती के गर्भ के पानी को जीवंत रखा जा सके। तो बेटा, विक्रमादित्य, भोज और मुंज जो राजा हुए, उन्होंने बड़े बड़े तालाब खुदवाए, कुएं बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनवाईं, जिससे कि बरसात का पानी बेकार ना जाए, वहाँ इकट्ठा हो जाए और जिस समय सूखा हो उस समय उस पानी का प्रयोग लोग अपने दैनिक जीवन के कामों को करने के लिए कर सकें। दूसरा प्रश्न है, धरती की वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? तो बेटे, धरती का वातावरण निरंतर गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है मतलब गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। धरती का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इससे गर्मी बढ़ी है। धरती को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को बढ़ाया है। ये गैसें सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों से निकलती हैं। अमेरिका इन्हें रोकने के लिए तैयार नहीं है। वह इस बात को नहीं मानता कि धरती के वातावरण के गर्म होने से सब गड़बड़ी हो रही है। धरती का वातावरण निरंतर गर्म हो रहा है। आप देख सकते हैं, गर्मी का मौसम लंबा होता जा रहा है, सर्दी का मौसम छोटा होता जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघलते जा रहे हैं, क्योंकि पूरी धरती का वातावरण जो है वो गर्म हो रहा है। अगला प्रश्न है, अपना मालवा पाठ के में किस समस्या की ओर संकेत है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पाठ में लेखक प्रभाष जोशी ने मालवा क्षेत्र के जनजीवन को मुखरित किया है। यह पाठ जल और पर्यावरण आंधी समस्याओं को केंद्र में रखे हुए है। इस पाठ में इस बात का भी चित्रण है कि कितने जीवट के साथ इस क्षेत्र के लोग प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। लेखक उस तकनीकी और औद्योगिकी विकास पर भी प्रहार करता है जिसके चलते ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों की अस्मिता नष्ट हो रही है। तो मुख्य रूप से लेखक ने इस पाठ में जल और पर्यावरण की समस्याओं पर विचार किया है कि जल का संरक्षण धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। साथ ही जंगलों के काटे जाने से हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही हमने तकनीकी और औद्योगिकी विकास तो बहुत किया, लेकिन पर्यावरण के साथ उसका संतुलन नहीं बिठाया, जिससे कि गंदी गैसें जो फैक्ट्रियों से, कारखानों से निकलती हैं, प्रदूषित जल और दूसरे केमिकल्स जो इन कारखानों से निकलते हैं, उन्होंने हमारी नदियों को और हमारे वातावरण को दूषित कर दिया है। नई दुनिया की लाइब्रेरी में से किस तथ्य का पता चलता है?
नई दुनिया समाचार पत्र की लाइब्रेरी से कमलेश जैन और अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली इस खाऊ उजाड़ू सभ्यता की जो कतरनें निकाली हैं, उनसे यह पता चलता है कि मालवा की धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है, और क्यों यहाँ डगडग रोटी और पग पग नीर नहीं है, क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, क्यों हमारी धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ़ पिघल रही है, क्यों हमारे मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है, क्यों लद्दाख में बर्फ़ की जगह पानी गिरा, क्यों बाड़मेर के गांव डूब गए। तो इन सब तथ्यों का पता हमें नई दुनिया समाचार पत्र की लाइब्रेरी से पता चलता है कि हमारे पर्यावरण में इतने परिवर्तन, इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसकी देन है, इसने दुनिया को कैसे प्रभावित किया है। तो खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। खाऊ उजाड़ू से मतलब है अपनी सभ्यता को संभाल कर ना रखना, अपनी सभ्यता को उजाड़ देना, और लेखक इसके लिए यूरोप और अमेरिका को जिम्मेवार मान रहा है कि इसकी शुरुआत उन्होंने ही की और भारत ने उसका अनुसरण किया और अपने पर्यावरण को भी बिगाड़ लिया। इसी के कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अब सभ्यता बन गई है। इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, इसने पूरे पर्यावरण को बिगाड़ कर रख दिया है। इस खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया की जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता को उजाड़ कर रख दिया है। इसके प्रभाव से कोई भी देश बच नहीं पाया है। यूरोप और अमेरिका छोटे देशों के लिए एक आदर्श देश हैं, और छोटे देश जो विकासशील देश हैं वो इन विकसित देशों का अनुसरण करते हैं, नकल करते हैं, और बिना सोचे समझे उन्हीं की तरह अपने देश में भी परिवर्तन करने प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि सभ्यता जो है वो उजड़ने के कगार पर पहुंच गई है। लेखक ने इस पाठ में कहाँ का चित्रण किस रूप में किया है। तो लेखक ने इस पाठ में मालवा प्रदेश का चित्रण किया है। मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उसके उद्गम व विस्तार तथा वहाँ के जनजीवन की झांकी प्रस्तुत की है। जिस मालवा की धरती पर पग पग नीर होता था, अब वहाँ के नदी नाले सूख गए हैं। अब मालवा सूखा क्षेत्र बनकर रह गया है। जो मालवा कभी अपनी सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए विख्यात था, वही मालवा अब खाऊ उजाड़ू सभ्यता के चक्र में फंसकर रह गया है। तो बच्चों, ये मालवा प्रदेश जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का भाग जो उज्जैन, देवास, इंदौर, इस पूरी बेल्ट जहाँ शिप्रा नदी बहती है, ये क्षेत्र में वर्षा भी बहुत अधिक होती है, ज़मीन बहुत उपजाऊ है। लेकिन लेखक ने इस पीड़ा को इस पाठ में प्रकट किया है कि हमारी पीढ़ियों ने उस सभी चीज़ों को संभाल कर नहीं रखा, जंगलों को अंधाधुंध काटा, नदियों को गंदे नालों में बदल दिया, जिससे कि यह उपजाऊ क्षेत्र भी आज सूखे क्षेत्र में बदल गया है। हमारी आज की समस्या इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे। तो यहाँ प्रश्न में वही बात आ गई कि हमारी आज की पीढ़ी इन साफ सुथरी नदियों को गंदे नाले में कैसे बदल रही हैं। तो आज की हमारी सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले बना रही है। इसका कारण है कि आज का औद्योगिक विकास, उद्योगों का कूड़ा कचरा इन नदियों में गिर रहा है और नदियों के पानी को गंदला कर रहा है। हम भी अपने शहर की गंदगी को इन नदियों में बहाकर इन्हें गंदे नाले के रूप में परिणित कर रहे हैं। आज की औद्योगिक सभ्यता ने अपसंस्कृति को बढ़ावा दिया है। यह अपसंस्कृति नदियों की पवित्रता पर ध्यान नहीं देती। अब नदियों के प्रति माँ का भाव सिमटता जा रहा है। आप बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियों की बात तो छोड़िए बच्चों, आप अपने घरों में भी देखते हैं, जितना पूजा की सामग्री होती है या कुछ और इस तरह के पदार्थ होते हैं, वो नदियों में बहा दिए जाते हैं। पॉलीथीन में बांधकर इसी सब सारी सामग्री को, बड़ी बड़ी मूर्तियों को नदियों में बहा दिया जाता है, जो कि हमारी नदियों को धीरे धीरे दूषित कर रहे हैं। लेखक को लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह उजाड़ की अब सभ्यता है। आप क्या मानते हैं? तो लेखक को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम एक गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता समझने का भ्रम पाले हुए हैं, वह वास्तव में विकास ना होकर उजाड़ की ओर ले जा रही है। यह अब सभ्यता है,
पाश्चात्य दृष्टिकोण से अपनाई जा रही सभ्यता हमें कहीं ना कहीं कहीं का नहीं छोड़ेगी। यह हमें उजाड़ कर रख देगी। वह बर्बाद करने वाली है। यह मानव जाति और प्रकृति दोनों का विनाश करने पर तुली है। इस सभ्यता ने पर्यावरणीय असंतुलन पैदा कर दिया है, मौसम का चक्र बिगाड़ कर रख दिया है। तो बच्चों, हमने पश्चिमी देशों की नकल करते हुए अपने देश में भी उन्हीं चीज़ों को अपनाया, लेकिन पश्चिमी देशों ने अपने पर्यावरण और अपनी प्रकृति को उजाड़ा नहीं। उन्होंने विकास किया, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखकर। हमने भी उनकी नकल करके अपने देश में विकास किया, लेकिन हमने अपने पर्यावरण को बिगाड़ दिया, अपनी नदियों को दूषित कर दिया, खेतों को उजाड़ दिया, जंगल को काट दिया। तो हमने उनकी नकल की, लेकिन अंधाधुंध नकल की। उसमें हमने समझदारी का प्रयोग नहीं किया। और आप सब जानते हैं, प्रकृति हमारी जीवनदायिनी है। प्रकृति के कारण ही हमारा जीवन है। अगर हम प्रकृति को नष्ट कर देंगे तो मानव सभ्यता भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगी। और लेखक ने इसी चिंता को, इसी बात को उजाड़ की अब सभ्यता कहा है। अगला प्रश्न है, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? टिप्पणी कीजिए। धरती का वातावरण इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों से मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। इसमें यूरोप और अमेरिका की बड़ी भूमिका है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों से ही निकलती हैं। अमेरिका इन्हें रोकने के लिए तैयार नहीं है। वह इस बात को मानता ही नहीं कि धरती के वातावरण के गर्म होने से यह सब गड़बड़ी हो रही है। वह इस खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करने वाला। अब धरती के वातावरण के गर्म होना इन देशों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगला प्रश्न है, क्या आपको भी पर्यावरण की चिंता है? अगर है तो किस प्रकार? अपने शब्दों में लिखिए। तो हाँ, हमें भी पर्यावरण की चिंता है। हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होते हुए नहीं देख सकते। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि पर्यावरण में प्रदूषण ना फैले। हम अपने वाहनों में प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन तेल का प्रयोग नहीं करते, वृक्षों को नहीं काटते, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से बचने का प्रयास करते हैं। तो आप देखते हैं, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ही जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है तो ऑड इवन स्कीम लगा दी जाती है। लोगों से अपील की जाती है कि अपने वाहनों को कम से कम घर से बाहर निकालें, जिससे कि उनसे निकलने वाली गैसों से सारा वातावरण प्रदूषित ना हो। फैक्ट्रियों और कारखानों को जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है उस सब को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। अगला है, गांव में बरसात से प्रसन्नता और पीड़ा दोनों मिलती हैं, क्यों? तो बच्चों, प्रसन्नता मिलती है क्योंकि व्यवसायिक कृषि है और कृषि कार्यों के लिए बरसात का होना बहुत आवश्यक है। अगर समय पे बरसात नहीं होगी, फसल पैदा नहीं होगी, तो किसान की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। तो इसलिए बरसात होना प्रसन्नता भी देता है, लेकिन ज़्यादा जो बरसात हो जाए वो फसल को बर्बाद कर देती है। बाढ़ आने से ग्रामीणों के घर टूट जाते हैं, जानवरों का नुकसान होता है, पानी भर जाता है, गंदगी फैल जाती है, उसमें तरह तरह के कीटाणु पैदा होने से बीमारियां फैलती हैं। तो अत्यधिक बरसात जो है वो पीड़ा का कारण भी बनती है। प्रश्न 12 है, अपना मालवा पाठ में लेखक का खाऊ उजाड़ू सभ्यता से क्या तात्पर्य है? यूरोप और अमेरिका की इस सभ्यता के विकास में क्या भूमिका है? तो अमेरिका और यूरोप की जीवन पद्धति खाऊ उजाड़ू है, अर्थात खुद खूब खाओ और दूसरों को उजाड़ो। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें उसका अपना स्वार्थ है। वह इस जीवन पद्धति से कोई समझौता नहीं करना चाहते। धरती का वातावरण आज इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अनेक गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है। इसमें यूरोप और अमेरिका की बड़ी भूमिका है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों से ही निकलती हैं। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है। वह इस बात को भी मानता ही नहीं कि धरती के वातावरण के गर्म होने से यह सब गड़बड़ी हो रही है। वह इस खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करने वाला। अब धरती के वातावरण के गर्म होने से इन देशों की बड़ी भूमिका है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारा क्या
दायित्व है। तो बेटा हम नागरिक हैं इस देश के, इस पृथ्वी पे हमारा अस्तित्व हमारे पर्यावरण के कारण ही है। तो हम सबका ये नैतिक कर्तव्य है, ये किसी एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है, ये हम सबका दायित्व है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? सरकार कारखानों व उद्योगों को शहर से दूर खुली जगह पर लगाए, गंगा, यमुना, गोमती आदि नदियों के जल को शुद्ध बनाए रखने के लिए कटिबद्ध रहे। किसी प्रकार का प्रदूषित जल व कचरा इन नदियों में नहीं जाना चाहिए। विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े यंत्र लगाकर जल को पीने योग्य बनाया जाना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाना चाहिए। धरती के बढ़ते तापक्रम पर सरकार को सदैव सतर्क रहना होगा। सरकार को अधिक वृक्ष लगाने चाहिए ताकि वातावरण को शुद्ध रखा जा सके, और हम सबको इस काम में सरकार की मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, तालाब को तीर्थ क्यों माना गया है? तो तालाब को तीर्थ इसलिए माना गया क्योंकि तालाब सब घरों के मिले जुले प्रयासों से बनता था। उसकी देखभाल भी सभी करते थे। इसका मेल ही तीर्थ है। जो तीर्थ जाने में असमर्थ हो वह तालाब को बनाने का कार्य और देखभाल का कार्य करता था। तीर्थ हम क्यों जाते हैं? परोपकार की भावना से। वहाँ जाकर हम लोगों का देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। और परोपकार का काम तालाब बनाना भी था क्योंकि तालाब सबके प्रयोग में आते थे और जो उनका प्रयोग करता था वह बनाने वालों को आशीर्वाद देता था। इसलिए जो तीर्थ नहीं जा सकते थे वो तालाब बनाने का काम करके पुण्य कमाते थे। अगला प्रश्न है, तालाब का पूरा भर जाना सिर्फ एक घटना ही नहीं पूरा महोत्सव था, कैसे? तो तालाब का पूरा भर जाना महोत्सव की अनुभूति देता था। महोत्सव मतलब एक त्योहार की, एक उत्सव की अनुभूति देता था। जल जीवन का पर्याय है, इसलिए भारत में भरे पूरे तालाब की पूजा की जाती थी। प्रजा से राजा तक घाट पर जाकर पूजा करते हैं और पूरे भरे तालाब का आशीर्वाद लेकर घर जाते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। जल से भरा हुआ तालाब हमें जीवन प्रदान करता है, उसी से हम अपने जीवन के सारे काम करते हैं। इसलिए प्राचीन काल में लोग भरे हुए तालाब की पूजा करते थे। तालाब के विवाह की विधि कैसे पूरी की जाती है, इसका क्या महत्व है? तो तालाब के विवाह की विधि को पूरा करने के लिए पहले धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आसपास के मंदिरों की मिट्टी लाई जाती है, गंगा जल आता है, 5-7 कुओं या तालाबों का जल मिलाकर विवाह पूरा होता है। सभी सार्वजनिक स्थलों की मिट्टी और जल को तालाब में डालकर इसका संबंध सबके साथ जोड़ा जाता है। जिस तरह से विवाह के बाद लड़की फिर कहीं जाती नहीं है, अपने ससुराल में ही रहती है, इसी तरह से तालाब का भी विवाह किया जाता था ताकि उसका जल समाप्त ना हो, वो हमेशा जल से भरा रहे। अगला प्रश्न है, कोई भी तालाब अकेला नहीं है, कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो कोई भी तालाब अकेला नहीं है, लेखक ने यह क्यों कहा? अर्थात उस तालाब के जल में अनेक जल स्रोतों का जल मिला होता है। इस तरह वह भरे पूरे जल परिवार का सदस्य होता है। सब लोगों का मिला जुला प्रयास उसकी देखभाल करता है। वह पूरे समाज का संबंध तालाब से होता है। इसका जल उसमें समाया होता है और समाज के सब लोगों का संबंध उस तालाब से होता है। क्योंकि तरह तरह का पानी, जगह जगह का पानी लाकर उसमें मिलाया जाता है, इसलिए तालाब अकेला नहीं होता। सब लोग उसे बनाने में मदद करते हैं, उसके रख रखाव का प्रयास करते हैं, सब लोग उसका पानी यूज़ करते हैं, इसलिए वो तालाब सभी के जीवन का हिस्सा होता है, वह अकेला नहीं होता। अगला प्रश्न है, हाथी पाला नाम क्यों पड़ा? हाथी पाला नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कभी वहाँ की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था। तब चंद्रभागा पुल के नीचे इतना पानी नहीं रहा करता था जितनी महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में। इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियाँ कभी उसे हरा भरा और गुलजार रखती थीं, अब वे गंदे नाले में बदल दी गई हैं। तो यही पीड़ा लेखक ने इस पाठ में प्रकट की है कि वो नदियाँ जो साफ सुथरे जल से भरी रहती थीं, आज हम लोगों ने उन नदियों को गंदे पानी में बदल दिया है। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर और नेमावर जाते समय लेखक को क्या अनुभव हुआ? ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए
दोनों बार विंध्य के घाट उतरने पड़े। एक तरफ सिमरोल का घाट, दूसरी तरफ बिजवाड़। दोनों में सागौन के जंगल थे। पत्ते खांखरे होते हुए भी फिर भी फुनगियों पर फूल के झल्ले थे। सिमरोल के बीच से चोरल नदी खूब बहती हुई मिलती। बिजवाड़ में हर नाला बह रहा था। हर पहाड़ी नदी की रपट पर पानी था। बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि पर ऐसा ही पानी मिलता था। तो लेखक जब इस बार इंदौर यात्रा पर गया, मालवा यात्रा पर गया, तो ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए लेखक को वैसा ही अनुभव हुआ जैसा उसे बचपन में होता था, क्योंकि इस बार खूब वर्षा हुई थी और सारे नदी नाले पानी से भरे हुए थे। जंगल के पेड़ हरे भरे थे। तो लेखक को वैसा ही महसूस हुआ जैसे उसे बचपन में महसूस होता था। लेखक ने चंबल को कहाँ देखा? लेखक ने चंबल को घाटा बिलोद में देखा था। चंबल नदी का नाम है। वहाँ काफ़ी पानी था। चंचल खूब बह रही थी। उसमें नहाते लड़कों को देखा जिसे लगता था कि चंबल में केवल गंगा ही बड़ी है। आगे बहुत बड़ा बांध है, वहाँ खूब पानी है। वहाँ इतना पानी भरा कि गांधी सागर के सब फाटक खोलने पड़े। तो चंबल नदी का उसने वर्णन किया है कि चंबल नदी को घाटा बिलोद में लेखक ने देखा। खूब वर्षा होने के कारण नदी पूरी पानी से भरी हुई थी। लड़के उस नदी में नहा रहे थे और बांध में फिर आगे इतना पानी भर गया कि गांधी सागर के सारे फाटक खोलने पड़े, जिससे कि पानी ओवरफ्लो ना हो जाए, पानी नदी में आगे बह जाए। तो इस तरह से बच्चों, इस वीडियो में मैंने इस पार्ट पर जो एक्स्ट्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्न हैं वो आपको इस वीडियो में समझाए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो परीक्षा में कोई भी विषय ऐसा नहीं होगा जिसके उत्तर आप ना दे पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पाठ की व्याख्या के जो नोट्स हैं उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगी। आप उस लिंक पर जाकर पाठ को पूरा अच्छे से और भी समझ सकते हैं। थैंक यू।